नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द बिग पिक्चर। कल जब से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस स्वास्थ्य का हवाला देकर जबरन जंतर मंतर से अस्पताल ले गई है, तब से पूरे देश में इस कार्रवाई को लेकर बहस छिड़ी हुई है। विपक्षी दल, छात्र संगठन, किसान संगठन और कई सामाजिक कार्यकर्ता सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आम नागरिक भी अब अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और इसके साथ ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन और भी तेज हो चुका है। छात्र और युवा भारी संख्या में अपना समर्थन देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, मगर मेरे पास जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक वहां तैनात पुलिस द्वारा उन्हें रोका जा रहा है अंदर जाने से। जंतर मंतर को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कल यानी कि 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे युवाओं और छात्रों द्वारा संसद भवन तक किए जाने वाले मार्च के मद्देनजर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके भी अब अनशन पर बैठ गए हैं। सोनम वांगचुक जी की पत्नी का बयान भी अब सामने आया है कि उन्हें भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं है और सोनम वांगचुक जी की गैर मौजूदगी में वो खुद इस प्रदर्शन को मशाल देंगी। आयसा और दूसरे जो छात्र संगठन है उनके छात्र भी पिछले 22 दिनों से अनशन पर हैं और उनकी स्थिति भी अब बहुत नाजुक बन गई है। कुल मिलाकर स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और सभी की मैं कहूं तो इस पूरे देश में ही अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि द मोर अ वॉइस इज सप्रेस्ड द लाउडर इट इवेंचुअली बिकम्स। यानी कि जितना किसी की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है उतना ही वो और अधिक मुखर होता है और वही होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये आंदोलन यहाँ से कहाँ जाएगा, क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं, आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं दो खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार सुमन चौधरी जी। आप लंबे समय से दिल्ली में रहते हुए यहाँ की राजनीति, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और व्यवस्था को बहुत करीब से देखते हुए जानते और समझते रहे हैं। इनके पास हमेशा ही एक्सक्लूसिव इनसाइट होता है। और साथ है हमारे किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने आंदोलनों और किसान संघर्षों को जमीनी स्तर पर नेतृत्व दिया है और आप इन्हें द पब्लिक इंडिया के मंच पर देखते रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सुमन जी आपसे है, एक महीने से ये आंदोलन चल रहा है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इसे लेकर और आप अब इसे यहाँ से कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद की कमी स्थिति की सबसे बड़ी वजह बनी? और सुमन जी, एक नैरेटिव जो मैं देख रही थी, कुछ पत्रकार इस पर बात कर रहे थे कि जो लद्दाख के जो एलजी हैं सक्सेना जी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि सोनम वांगचुक जी भी वहां से आते हैं लद्दाख से, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी को दिल्ली के भी वो एलजी रह चुके थे सक्सेना जी, तो अरविंद केजरीवाल से यानी कि एक्स सीएम से इन्होंने ही कनेक्ट करवाया। इस पर आपके क्या इंसाइट्स हैं? इन सारी बातों को जरा हमारे दर्शकों के सामने रखिए। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी। पहली बार इस मंच पे आपके साथ मैं जुड़ा हूँ और सबसे पहले मैं शुरुआत इसलिए करूंगा कि पुष्पेंद्र भाई से और विषयों पे चर्चा होती रहती है, किसान के मसलों के साथ साथ और देश दुनिया के मसलों पे। सबसे पहले नैरेटिव्स के पहले जो पिछले समीकरण को हम देखें तो यहाँ अभी तक केंद्र सरकार को जो नजर आ रही थी उसमें कि सोनम वांगचुक हो या फिर अपने दीपक जी हो, इनको बहुत हल्के में सरकार ले रही थी। क्योंकि जिन जिन लोगों को या जिन जिन संगठनों को इन्होंने समझा कि ये बहुत स्ट्रांग है, उनको रास्ते में ही रोक दिया गया। लगातार कई सालों से हमारे आपके सामने एग्जाम्पल सेट है, क्योंकि पुष्पेंद्र भाई हमारे साथ हैं, किसान आंदोलन की हम चर्चा हमेशा करते रहे। तो यहाँ भी शुरुआत जो हुई थी सीजीआई को लेकर हुई थी और जो हंगामा हुआ, उसके बाद एयरपोर्ट से यहाँ उनका स्वागत, और जो हम उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद या मतलब आशंका जता रहे थे कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी और यहाँ उनको बैठने की जगह नहीं देगी, जो अक्सर हम देखते हैं, ऐसा नहीं हुआ। और वहां जो शुरुआत हुई और ये मामला बढ़ता चला गया और कारवां मतलब कहते हैं कि वो जो हम अकेले ही चले थे जाने में मंजिल मगर, तो मंजिल की जो शुरुआत हुई थी वो तो सिर्फ दीपक जी से हुई थी। यहाँ वांगचुक जी आ गए, उसके बाद और भी संगठन जो वो जुड़ते चले गए और एक माहौल बनना शुरू हो गया। और माहौल बनते बनते गले की फांस वाली जो सिचुएशन है वो सरकार के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सामने ही पार्लियामेंट का सेशन भी है और बहुत सारे मसले हैं,
बहुत सारे ऐसे लगभग 4-5 ऐसे बिल हैं जिनको पास करानी जरूरी है सरकार के लिए, देश के शक्ल बदलने की पूरी रणनीति है। उसमें ये सोनम जी रास्ते में आ गए और सरकार को यही लग रहा था कि ये हो सकता है कुछ दिनों बाद जब इनकी स्थिति खराब होगी ये खुद ही उठ के चले जाएंगे। ये खुद उठ के गए नहीं और जिस तरह से समर्थन लेफ्ट के समर्थन के साथ साथ कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी पर्दे के पीछे से, किसान संगठन भी पर्दे के पीछे से, तो वो जो एक संगठन बनना और उसके बाद रास्ते जो है वो बढ़ते निकलने के लिए जो रास्ते वो बनने शुरू हुए, वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बना केंद्र सरकार के लिए। और नतीजा ये रहा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर उनको यहां से उठा के इमीडिएट, इतिहास की पहली घटना है अनुराधा जी, कि हम लगातार केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों का कवरेज लगातार कर रहे हैं, तो हमें पता है कि सरकार कभी भी इस तरह का निर्णय नहीं लेती है, लेकिन पहली बार देखने को ये मिला कि उठाकर पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ रिपोर्ट करने के लिए कह दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन आज से पहले कभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि एमएचए जब कार्रवाई करती है तो उनको रिपोर्ट करने के लिए एमएचए को ही भेजती है कि एमएचए में ही ये रिपोर्ट करेंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ भेज दिया गया। इसके पीछे और भी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह रही सिर्फ सोनम जी और ये पूरे माहौल जो बनता चला जा रहा है, उसके जो एजेंसीज की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट से सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई करने को यहां मुझे विवश नजर आई पहली बार। अदरवाइज तो अलग अलग सड़कों पे ही रोक दिए जाते हैं। जहां तक आपने चर्चा की कि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना साहब की, तो मैं बहुत करीब से जो जिस विषय की आपने चर्चा की, तो मैं आपको बताऊं कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त बहुत करीब से वीके सक्सेना साहब और नरेश कुमार जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उस तंत्र को मैं बहुत करीब से वॉच मैंने की है। तो मैं ये जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ के फेंकने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा है वो वीके सक्सेना साहब की रही है और नरेश कुमार की रही है और उनकी टीम की रही है, क्योंकि अगर वो उतने तरीके से नहीं लड़ाई लड़ते तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से हटा पाना असंभव था। असंभव इसलिए था कि मैं स्थानीय गणित को भी बहुत बारीकी से समझता हूँ। ऐसे में तो फिर ये नैरेटिव बिल्कुल फॉल्स है जो ये पत्रकार कुछ कह रहे हैं, ऐसे तो और क्यों क्रिएट। जी बिल्कुल अनुराधा जी, यही मैं कह रहा हूँ। और वैसे पत्रकार कह रहे हैं जिनका सरकार से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ सुन के दो चीजें आते हैं कि भैया वीके सक्सेना साहब ने सोनम से मुलाकात क्यों हुई। इसकी अपने एक्सक्लूसिव मैं बात बता दूं कि जब यहाँ से वीके सक्सेना गए, वहीं से अभी कुछ देर पहले पंकज जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इसमें एक्सक्लूसिव चीज क्या है, तो मैं बताऊं, एक कंसर्निंग ऑफिसर ब्यूरोक्रेट है, उनको मैंने फोन किया और उन्होंने जो कहानी बताई, बोले ऐसा ऐसा है, सोनम जी वहां धरना प्रदर्शन पे लगातार बने हुए थे और सरकार के लिए अपने मुद्दों के साथ वो लड़ रहे थे। तो देखिए वीके सक्सेना में एक खासियत जो वहां के एलजी हैं, एक खासियत उनकी ये है कि वो बुलाते हैं, मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और इनकी बातों को उन्होंने सुनी और उन्हें एक बात कही कि भाई आपको आपके इस काम के साथ साथ केंद्र सरकार के पहलुओं को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर्यावरण एक बड़ा मसला है, जिस मसले को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन साथ में सुरक्षा भी एक बड़ा मसला है। लेकिन उसके बाद ये बात कही गई कि केंद्र सरकार के बिना जानकारी के वो अरविंद केजरीवाल के टच में है और अरविंद केजरीवाल और सोनम के बीच में बातचीत कराने के पीछे वही है। तो ये बहुत बड़ा मजाक है। मुझे पता है कि वो सांस भी तभी लेंगे, वीके सक्सेना साहब की बात करता हूँ अनुराधा जी, पुष्पेंद्र भाई भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सांस भी तभी लेंगे जब ऊपर से निर्णय आदेश दिया जाएगा कि आप सांस इतना ही सांसें लें, इससे ज्यादा न लें। तो वीके सक्सेना कभी भी अपनी पार्टी से ज्यादा, मतलब ये एक संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन वो संवैधानिक पद से ज्यादा केंद्र सरकार के लॉयल हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार और वो भी बीजेपी के लॉयल हैं, इसलिए बीजेपी के किसी भी रणनीति के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। यहां भी सरकार बनी, सारी चीजें हुई, यहां बाद में लड़ाई शुरू हो गई, इसलिए वो यहां से उठाकर उनको वहां भेजा गया, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि दिल्ली सरकार बनी है तो दिल्ली सरकार के बनने के पीछे वीके सक्सेना का खून और पानी भी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता मानने को तैयार नहीं थी। नतीजा उनको यहाँ से बेआबरू, मतलब ये शब्द बुरा लग सकता है, बहुत ही जलील करके ही लद्दाख जैसे जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा हो, जो दिल्ली को चलाया हो, उसको लेफ्टिनेंट एलजी बनाते हैं, वो भी लद्दाख का। तो अवार्ड देने के बदले उनको जो है पनिश किया गया, लेकिन वो पार्टी के खिलाफ नहीं होंगे। ये जो
अभी की जो समीकरण है उसके बारे में मैं जरूर कह सकता हूं। और कुछ ऐसे बड़े वरिष्ठ पत्रकार जो सबसे बड़े ठेकेदार कहीं ना कहीं मुझे लगते हैं, भाई आप स्टूडियो में बैठ के सारी चीजें तय मत कीजिए। आप अगर ग्राउंड पे जाएंगे, कहीं कवरेज करेंगे, कुछ चीजें निकल के आएगी तो आप सही बता सकते हैं। अब ये कह दें कि नहीं नहीं सोनम जी को केजरीवाल से मिलवा दिया, ये मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। केंद्र सरकार की अभी रणनीति यही है कि यहां धरना प्रदर्शन जो है जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दे। लेकिन एक जो बड़ी बात है मैं आपको बता दूं, कल ही धरना प्रदर्शन खत्म कर दिए जाने थे, लेकिन कल केंद्र सरकार ने ही कहा कि इसे और कंटिन्यू करो, जो एक सबसे पॉइंट है। वजह यह कि चलने दो यार, चलने दो। अब उन्हें भी मजा आने लगा है। इसमें बीजेपी बाहर से मुखदर्शक बनी हुई है। चलने इसलिए कि आप अचानक सबको उठाते हैं। और अनुराधा जी, इसलिए शुक्रिया हम सोशल मीडिया को देना चाहेंगे कि कवरेज बड़े चैनल्स पे नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे खबरें ऐसे नेगेटिव आ रही है जो वाकई में उसके हकीकत से कोई लेने देना उनका है ही नहीं। इसलिए सोशल मीडिया और सोनम वांगचुक के बारे में एक तो बात कही जाती है, हम लोगों ने उसी जनरेशन से यहां तक का दौर तय किया है, सफर तय किया है, तो वो एक आइडियल है। आमिर खान आइडियल नहीं है, मूवी बनाई उन्होंने और जिस तरह से उन्होंने इनकार किया, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात कि उस कैरेक्टर को तुम जी रहे हो, उस कैरेक्टर में तुमने घुस के सब कुछ किया, उससे इतनी बड़ी पहचान तुम्हें मिली और उसको कह रहा कि मैं उसको बंदे को जानता भी नहीं। राइटर कह रहा है कि मैं उसको जानता ही नहीं, मैंने उसको बिना जाने ये पूरी स्टोरी लिख ली। तो बहुत पूरी सारे कहानी वेकअप कॉल्स है सुमन जी, बहुत सारे वेकअप कॉल्स है। एज ए सोसाइटी हमारे लिए भी वेकअप कॉल्स है कि हम किसे अपना हीरो बनाते हैं। बहरहाल पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आती हूँ। किसान आंदोलन के दौरान आपने भी लंबे संघर्ष को करीब से देखा है। क्या आपको सोनम वांगचुक के साथ हुई कार्रवाई में किसान आंदोलन की याद आती है? देखिए अनुराधा जी, विस्तार से जो सुमन जी ने इस आंदोलन के विषय में जो सोनम वांगचुक जी का और मुख्य रूप से जो कॉकरोच जनता पार्टी बना करके आए हैं, इसके विषय में चर्चा की। वास्तविकता ये है कि ये जो सरकार है, ये आंदोलनकारियों से बहुत भयंकर नफरत करती है, क्योंकि इस सरकार का जो डीएनए है वो अलोकतांत्रिक है, तानाशाही है। और तानाशाह से जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो तत्काल उसको डिस्क्रेडिट करके भगाने का काम करते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में तवलीन सिंह का बड़ा अच्छा आर्टिकल इस बारे में छपा है कि भाई चाहे किसान आंदोलन रहा हो, महिला पहलवान आंदोलन रहा हो या और सीए का आंदोलन रहा हो, तमाम आंदोलनों में इन्होंने जो आंदोलनकारी थे, जो संवैधानिक अधिकार है लोगों का सरकार के खिलाफ बोलने का या उनके खिलाफ नीतियां लाई जाए या ठीक काम सरकार ना करे तो आंदोलन करने का, सड़कों पर उतरने का, उस अधिकार को कुचलने में ये बहुत माहिर है। तो उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं, उसको किसी को खालिस्तानी बता देंगे, किसी को पाकिस्तानी बता देंगे, किसी को फॉरेन फंडिंग बोल देंगे, किसी को सोरोस के से मिला हुआ बता देंगे। इस तरीके से इन्होंने काम किया। अब किसानों ने यहाँ पर 13 महीने तक एक तपस्या की, जो कि आजादी के बाद सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था। 750 से ज्यादा किसानों की वहां शहादत हो गई, लेकिन इनके मुंह से कभी भी उनके प्रति कोई अच्छा शब्द जो है मोदी जी के मुंह से नहीं निकला। इसी तरीके से आपने बाकी आंदोलनों में महिला पहलवानों को कैसे इसी जंतर मंतर पर, क्योंकि उस आंदोलन में हम भी बहुत ज्यादा शामिल थे, लगातार रोज वहीं रहते थे, कैसे महिला पहलवानों को कुचला, जबकि वो देश का गौरव बढ़ाने वाली महिलाएं थी, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया और प्रधानमंत्री तक को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस बारे में सूचना दे दी थी। लेकिन फिर भी अपने सांसद के प्रति जो ब्रजभूषण शरण सिंह था, उसका ना तो इन्होंने जो है उसको हटाया, ना उसके ऊपर एफआईआर होने दी, और बड़ा मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आंदोलन जो है वो एफआईआर दर्ज हुई। अभी भी वो केस चल रहा है। यही हाल इन्होंने सीए में किया। तो ये सरकार जो है एक तानाशाही सरकार है। और वास्तविकता ये है कि 2024 के बाद से तो मैं इस सरकार को अवैध सरकार भी खुलेआम कहता हूं, बिना किसी डर के, क्योंकि ये चुनाव को जो है मैनिपुलेट करके आए हैं और जनता का समर्थन ये वास्तव में खो चुके हैं। और जनता के समर्थन को खोने की वजह से आज जो स्थिति इस देश में बनी हुई है कि भाई कार्यपालिका जिसको सरकार कहते हैं वो हमारे देश में फेल हो चुकी है। विधायिका जिसको पार्लियामेंट वगैरह कहते हैं और जो चुन के हमारे लोग आते हैं, वहां किसी को बोलने नहीं दिया जाता। जिस तरह बार बार कांग्रेस या विपक्षी दलों को या लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है, तो वहां भी कोई मुद्दा जनता का नहीं उठ सकता है।
और चुनाव जीतने की जो प्रक्रिया हो रही है इस देश में केवल और केवल चुनाव आयोग के जो न्यूट्रल रेफरी संविधान के अनुसार होना चाहिए, वो इनका साथ खुल करके दे रहा है, चाहे वो एसआईआर में वोट काटने से लेकर के इनके पक्ष में नतीजे घोषित करने, ये तमाम चीजें जो ये कहते हैं चुनाव प्रचार में उसको ओवरलुक करना और विपक्षियों को कटघरे में डाल देना। और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़-फोड़ कर देना। और ये सारी चीजें और इन सबको के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति न्यायपालिका में जाए तो न्यायपालिका के जो महान जज हैं वो कह देते हैं कि साहब ये कॉकरोच है, ये यहाँ पर क्यों आ गई। उनका जो एटीट्यूड है वो जनता के प्रति या यूथ के प्रति कैसा और है उससे लोकतंत्र में सबसे बड़ा मजाक कि अगली बार वोट दे देना। हाँ, मैं उसी को बता रहा था कि भाई एक जज तो यहाँ तक कह देते हैं कि साहब वो आपके 27 लाख वोट कट के क्या बात हो गई, अगली बार वोट दे देना। अगर मेरे जैसा कोई वकील वहां होता तो पलट के कहता श्रीमान जी अगला चुनाव तो 5 साल बाद है, तो आप भी 5 साल बाद तनख्वाह ले लेना, क्या दिक्कत है, कुछ दिनों के लिए ऐसे चल दो। तो ये इस तरह की सरकार जो है, और स्वयं पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी आंदोलनजीवी कहते हैं। हम लोगों को कहा, हम लोग तो प्राउड फील करते हैं कि हमें आंदोलनजीवी कहा, तो कॉकरोच कहने पर कैसा उबाल पूरे देश में आया युवाओं का। तो पेपर लीक का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर शिक्षा की जड़ें खोखली हो गई इस देश के अंदर और शिक्षा में किस तरीके से इन्होंने कब्जा कर लिया है, संघियों को तरह तरह के हर जगह बैठा दिया है, चाहे वीसी बन रहे हो, प्रोफेसर बन रहे हो, और सब जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी क्वालिटी डाउन होती चली जा रही है। तो उससे ये लगता है कि देश का भविष्य भयंकर अंधकार में जा रहा है। तो इसमें जो है इसकी शिकायत लेकर के आदमी जाए तो जाए कहाँ, और इस सारी चीज के ऊपर पर्दा डालने का काम जो है मोदी मीडिया कर रहा है। आप जैसे कुछ सम्मानित चैनलों को छोड़ते हैं तो लोगों को पता ही ना लगे कि इस देश में क्या हो रहा है। तो इस उबाल वास्तव में ये सरकार जनमत हो चुकी है। इसके विरोध में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वास्तव में ये और बहुत बड़े हो जाते हैं यदि किस तरीके से अन्ना आंदोलन, जिसको मैं फर्जी आंदोलन कहता हूँ, जिसके माध्यम से सरकार तो आपने 2014 में यूपीए 2 की बदल दी, लेकिन ऐसी सरकार देश के ऊपर थोप दी जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के, विदेश नीति से लेकर के और सामाजिक समरसता, हिंदू मुस्लिम करना, सब चीजों को जो है बर्बाद करने का काम कर दिया। अब ये पंजाब में देख रहे हैं आप, पंजाब में जहां जहां चुनाव आता है कहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं, पंजाब में हिंदू सिख करने के लिए इन्होंने जो वो फिल्म की सारी राजनीति चल रही है सतलुज फिल्म की। तो ये सरकार जो है फेल्ड सरकार है, अवैध सरकार है, और अवैध रूप पर ये काबिज है। और अवैध सरकार और जो नागरिकों के अधिकारों को कुचले, इसके विषय में पॉलिटिकल थ्योरी है कि उसके खिलाफ आम विद्रोह करना जायज है। अगर ये आपके दर्शक ये स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी किताब पढ़े, ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है पॉलिटिकल थ्योरी में, तो कहता है साफ साफ कि भाई अगर अधिकारों को कुचला जाएगा तो जो अधिकार नागरिकों ने ही दिए सरकार को उसके खिलाफ जनरल रेबेलियन कर दिया जा सकता है, वो जायज है। तो जनरल रेबेलियन होना चाहिए। और जिस दिशा में ये देश को ले जा रहे हैं, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से और बड़ा अध्ययन करके, आंदोलनों में पार्टिसिपेट करके, उनमें मुख्य भूमिका निभा करके और सारी थ्योरी समझ के कह रहा हूँ कि ये देश को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। और ये देखिए हाउ डेमोक्रेसी इज डाइंग, एक पिछले दिनों ये किताब भी मैंने पढ़ी थी, ये सब किताबें बताती हैं। और एक ये व्हाई नेशंस फेल, ये बहुत फंडामेंटल किताबें हैं, आपके दर्शक इसके बारे में देख सकते हैं। तो ये देश जो है फेल्ड कंट्री की तरफ बढ़ गया है, बनाना रिपब्लिक हम लोग बन चुके हैं, जहां ना वोटर लिस्ट का कोई अता पता है कि सही है गलत है, आपके विरोधी मुसलमान है मुझे वोट काट दो, आप जो है किसी भी, अब ये जो है डिलिमिटेशन की बात आ रही है या महिला आरक्षण करने की बात आ रही है, पार्टियों को रिकॉर्ड है 1985 में जब ये पार्टियों को जो तोड़ फोड़ने का और पार्टी बदलने के खिलाफ जो बिल आया था, एक्ट बना था, उसके बाद से सबसे ज्यादा जो अपनी पार्टी छोड़ करके इनके यहाँ गए हैं, रातों रात आम आदमी पार्टी के साथ विधायक सांसद राज्यसभा के भगा दिए जाते हैं, रातों रात जो है पार्टी इतनी बड़ी मजबूत 28 इनके सांसद हैं, टीएमसी उनको तोड़ दिया जाता है, उधर शिवसेना के ऊपर शिवसेना का पूरा ध्वस्त करके सरकार सर वो छीन ली तो जाती है। कमल डिटर्जेंट और भाजपा वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जाते हैं कमल डिटर्जेंट से। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये जो है इनको किसी व्यक्ति से कोई विद्वेष नहीं होता, ये दिखाते हैं कि हम चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है, लेकिन वास्तव में भ्रष्ट व्यक्ति हो। पुष्पेंद्र भाई, सुमन जी आजकल के कुछ कह रहे हैं। नेताओं में भी कोई चरित्र
वाली वो कहानी नहीं रही। अब उनको सत्ता में बने रहना, अपने प्रॉपर्टी को बनाए रखने, अपने परिवार को सुरक्षित रखना, वो सबसे ज्यादा उनके लिए लाजमी है। इस बात को हमें आपको समझना पड़ेगा। वो पहले वाले वो कैरेक्टर नहीं रहे पॉलिटिशियन, जिन्हें अपने सिद्धांतों के लिए लड़ना था, जिन्हें अपने देश के लिए सुमन जी, लड़ना था। अब अपने आप को बचाए रखना, अनुराधा जी, अपने आप को बचाए रखना, जो कि अभी पश्चिम बंगाल वाली घटना आप देख ही रहे हैं कि पूरी पार्टी ही टूट जाती है और उसके बाद वो अलग पार्टी बन जाती है। इसी इधर से जो है जुड़ा मेरा पूरे के पूरे। तीसरा सवाल है सुमन जी कि जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप भी देखते हैं कि हमारा देश जो है उसका एक अपना लोकतांत्रिक इतिहास है, जैसे जेपी आंदोलन, अंधा आंदोलन, हालांकि पुष्पेंद्र जी उसके बारे में अलग राय रखते हैं, किसान आंदोलन, तमाम तरह के आंदोलनों का उदाहरण है हमारे पास। क्या आपको लगता है कि आज विरोध प्रदर्शनों के प्रति जो मौजूदा सत्ता है, जो मौजूदा सरकार है, उसका रवैया पहले की तुलना में बिल्कुल बदल चुका है? आप देखिए कि अभी 2 दिन पहले देहरादून में जो है वो राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम था, तो बीजेपी किस तरीके से काम करती है देखिए, उसी ग्राउंड में बगल में ही उन्होंने जो यूथ आइकॉन जो सिंगर है जैस्मिन, उनका उन्होंने वहां पर कार्यक्रम रख दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उस कार्यक्रम में मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी थी वहां पर छात्रों की। तो एक तो विरोध के स्वर भी और ज्यादा मुखर हो रहे हैं, पर उन विरोध के स्वरों को कुचलने के लिए ये सरकार हर हथकंडा अपना रही है। आप इस पूरे माहौल को किस तरीके से देख रहे हैं, सोनम वांगचुक जी के कॉन्टेक्स्ट में भी, उसको भी ध्यान में रखकर बोलिएगा। देखिए अनुराधा जी, एक बात तो कह सकते हैं कि देखिए एनडीए यूपीए की सरकार थी उस वक्त, बाबा रामदेव ये बैठे थे धरना प्रदर्शन पे, और गवाह इसलिए कि उस वक्त हम सारा समय न्यूज चैनल में हुआ करते थे और लगातार कवरेज कर रहे थे। उस वक्त उनको मनाने के लिए स्वर्गीय हमारे राष्ट्रपति साहब अब स्वर्ग सिधार चुके हैं, पूरी टीम गई थी कि आप लोग जो है यहाँ आंदोलन मत करिए, आपकी बातों को सुनी जाएगी। लगातार कई दिनों तक धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद तमाम सारी चीजें हुई। और बाबा के साथ बाबा कैसे भागे वो हम क्योंकि सुबह सुबह मेरी ही ड्यूटी लगी थी उनको एयरपोर्ट पे फॉलो करने के लिए, और उनको कैसे वहां से निकाल के ले जाया गया। तो सरकार भी कई बार अपनी रणनीति बदल ली है, लेकिन इस सरकार की, एनडीए सरकार की हम बात करते हैं, इनकी रणनीति पूरी तरह से ही अलग है। पहले किसी के ऊपर आप आरोप लगाते थे, मंत्री जी खुद रिजाइन करके चले, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए रेल मंत्री नीतीश कुमार ने रिजाइन किया, एलके आडवाणी साहब ने, मुरली मनोहर जोशी साहब ने, इनकी सरकारों की बात करते हैं। केंद्र में जब यूपीए की सरकार रही है तो कई सारे मंत्री ने रिजाइन किया क्योंकि वो चरित्र की बात होती थी। और एक आरोप लगा, रेल मंत्री का क्या लेना देना कि भाई ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ और उसके लिए रेल मंत्री ही जिम्मेदार अपने आप को मान लेते थे। तो पहले एक कैरेक्टर, एक चरित्र बनाया गया था, उस चरित्र के साथ वो जीते थे और उसके साथ राजनीति चलती थी। अब वो राजनीति बिल्कुल, जिस पे भी आरोप लगा, पुष्पेंद्र भाई बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिस पे भी आरोप लगा इस सरकार ने कही कि ये आरोप गलत है और उस मंत्री को किसी भी सूरत में नहीं हटाया। तो रणनीति यहाँ बदल चुकी है, सरकार पूरी तरह से अपनी रणनीति। तो उस फलसफा को मैं एक बार फिर से जीना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि किसान आंदोलन की पुष्पेंद्र भाई यहाँ है। किसान आंदोलन में जब वो आंदोलन चल रहा था हम लोग कवरेज करने के लिए बिल्कुल जाया करते थे और उस वक्त मैं टीवी 9 में था। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर, उनसे मिलने गया, मुझे कहीं से सूत्र के हिसाब से जानकारी मिल गई थी कि पीएम के साथ बैठक हुई है और पीएम कह रहे हैं कि चलो यार किसानों को हम बहुत ज्यादा नाराज नहीं कर सकते हैं और इतने महीनों से ये पूरा आंदोलन चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार पीछे हटने की रणनीति, लेकिन वो पीएम ही करेंगे। तो मुझे कहीं से एक सिर्फ जानकारी मिली थी, मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा बॉस मुझे एक जानकारी मिली है। तो उन्होंने कहा देखो मैं अगर हंस दूंगा तो समझ लेना हाँ है, अगर मैं चुप हो जाऊंगा, नहीं मैं अगर चुप हो जाऊंगा तो समझ लेना हाँ है, अगर मैं हंस दूंगा तो समझ लेना ना है। तो मैंने पूछा कि किसी कानून बिल जो है उसको क्या वापस, संशोधन बिल जो है उसे वापस अब ले रहे हैं? तो वो चुप हो गए। मैंने कहा इशारा काफी है। और मैं टीवी 9 में तकरीबन 45 दिन पहले मैंने खबर लिखी थी कि केंद्र सरकार कृषि संशोधन बिल जो है उसे वापस लेने को तैयार है, उसके लिए ये रणनीति बनाई गई। तो जब मैंने खबर लिखी, अनुराधा जी बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैं बड़ी हिम्मत करके उस खबर को लिखा था क्योंकि मैं एमएचए कवर करता था और अलग अलग मंत्रालय में कवर करता था और लोग जानते थे कि ये थोड़ा शैतान है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देता है। तो हम उल्टा करने के चक्कर में पूरी स्टोरी हमने लिख के दिया कि केंद्र सरकार अपना
अपना फैसला जो है वो वापस लेगी, तो हमारे सबसे सीनियर बॉस थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने लिखी खबर, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला भाई इधर आओ, आप जानते हो ना कि सरकार कभी पीछे नहीं मुड़ के देखती है, तो आपने ये खबर कैसे लिख दी? तो मैंने कहा सर बॉस ने मुझे कहा था कि लिखो, अगर तुम्हारे पास कुछ जानकारी है, मैंने खबर लिख दी है और इस खबर को आपको चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है मत चलाओ। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ही लिखना था। और उसके बाद बुला के उन्होंने कहा कि कैसे क्या एस्पेक्ट है तुम्हारा, क्या मतलब वो रिलेशन। मैंने कहा सर उससे आगे मैं ज्यादा आपको नहीं बता सकता, और ये कहानी खत्म हो गई। और संयोग से जिस दिन प्रधानमंत्री ने इसे वापस लिया, उसी दिन सुबह सुबह मुझे बुलाया गया, बोले अरे ये तुम्हारा। तो मैंने कहा सर, तो टीवी चैनल्स की हालत क्या है, मीडिया की हालत क्या है, उस पर जब आप बात कीजिएगा तो आपको लगेगा कि वाकई में ये हो क्या रहा है। अगर सोनम अपनी आवाज उठाते हैं, इस तरह किसान अपनी आवाज उठाते हैं, उनके दर्द को सुनाने वाला यहाँ कोई नहीं। सोशल मीडिया अगर है तो वहां बातें निकल के आती। सोशल मीडिया में भी इतनी गंदगियां आ गई हैं कि जिसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छे और सही सटीक इंफॉर्मेशन जो है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाई है। हमारे ऐसे कई और भी पत्रकार हैं जो बिल्कुल बाइस हो मीडिया की ओर जाते हैं। से जी बिल्कुल हाँ, जो पूरे बाइस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं टोटली एक ही पक्ष के अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सरकार जितने भी आंदोलन, बिल्कुल आंदोलन को आंदोलन तरीके नहीं बल्कि एक मुद्दा बना के वहीं छोड़ दो। किसान आंदोलन बताइए, इतने लोगों की जानें चली गई, लास्ट में वही सरकार उसे वापस लेती अब है। आप सुमन जी, अब कल जो 20 मार्च को इन्होंने जो ऐलान किया है, 20 जुलाई को माफ कीजिएगा, संसद भवन मार्च का, तो इसको आप कहाँ देख रहे हैं? अब कल क्या इसकी पॉसिबिलिटी है या इसे रोकने की कोशिश की जाएगी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी सीपी को पहले इंफॉर्मेशन दी गई है, सीपी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है ऑलरेडी पहले से अपनी तैयारी में है। तो ये आंदोलन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि संसद का सत्र चलना है, इसलिए उस तरीके से ही पूरे बैरिकेड कर दिए गए हैं। और जो अनुराधा जी, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम लोग जिस हिस्से तक पत्रकार जाया करते थे अब उस हिस्से तक नहीं जा सकते, गाड़ियां भी नीचे ही लौटा दी जाती है। तो इसलिए आप ये कहिए कि जब तक ये सरकार चाहेगी सोनम जी भी बैठे रहेंगे। पुष्पवंत राय बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिस वक्त चाहेगी कि इनको उठा के फेंक दीजिए, हम आप कोई कुछ नहीं करेगा, और उसको उठा के वहां उठा के, अभी तो हॉस्पिटल में है और भी जो नेता वहां बैठे हुए हैं, जब तक सरकार चाह रही है तब तक आप वहां बैठते हैं। अदरवाइज इस सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करना, क्या कहते हैं, गूंगे और बहरे के सामने जो है गाना गाने वाली कहानी होती है। जब तक उनको समझ नहीं आती है तब तक, जब समझ लेंगे तो आपको उठा के फेंक देंगे। आप दिल्ली से बाहर चले जाइए, दिल्ली से कहीं और रहिए, जहां बैठे रहिए वहां बैठे रहिए। 1.5 साल तक हाईवे ब्लॉक रहता है, लाखों करोड़ का रेवेन्यू बर्बाद होता है। पंजाब को बर्बाद होने में एक बहुत बड़ा कारण जो है रेवेन्यू जनरेशन का डैमेज हुआ है। वो ट्रेनें बंद कर दी गई भाई, उस पर मुकदमे आप सोच नहीं सकते कि, क्योंकि हम लोग बहुत इंटरनली उस सिस्टम को जानते हैं, कितने हजारों करोड़ का लॉस हुआ है। पंजाब सरकार अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो पेंशन दे पाए। ये सोचिए, उस रीढ़ की हड्डियां जिसे कहते हैं तोड़नी, वो तोड़ दी गई है। बहुत तो गंभीर इस स्थिति तरह है। की सिचुएशन पुष्पेंद्र बनी जी, है। मैं पुष्पेंद्र जी के पास आती हूँ। पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से विरोध के स्वर को लगातार ये लोग दबा रहे हैं और उतना ही अब विरोध का स्वर मुखर होकर सामने हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि मैंने एक स्टोरी की थी, मध्य प्रदेश में जो है वो इनका जो केन बेतवा रिवर परियोजना है, नदी परियोजना है, उसको लेकर वहां पर लोग अनशन पर बैठे थे। आज सुबह ही मेरे पास खबर आई है कि उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। उत्तराखंड में आप देखें कि किस तरीके से तब पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। वो लोग आकर सामने अब मुखर होकर बोल रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी जी को नारायण समझकर वोट किया था, लेकिन अब हम बहुत दुखी हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं इन विरोध के स्वरों को? देखिए अनुराधा जी, जब भी जनता विरोध करे तो उसका एक इनडायरेक्ट संदेश सरकारों को ये भी जाता है कि अब ये जनता हमारे खिलाफ वोट देगी अगले चुनाव में, उससे एक भय व्याप्त होता है। और अगर लोग आंदोलन पे बैठे रहे और ये चुनाव जीतते रहे तो इनको क्या चिंता है? इनको लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। और क्योंकि लोकतांत्रिक जो चुनाव प्रक्रिया जिसके माध्यम से सत्ता बदलती है उसको ये हाईजैक कर चुके हैं चुनाव आयोग के माध्यम से, जो केंचुआ जिसको मैं कहता हूँ, केंद्रीय चुनाव आयोग उर्फ केंचुआ, और विशेषकर ये जो ज्ञानेश गुप्ता जी, इनके माध्यम से। तो ये इनको मालूम है कि जनता में चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो जाए, हम चुनाव जीतते रहेंगे, ऐसा हमने एश्योर कर लिया है। तो अब जनता के पास क्या रास्ता है, हमें इस पर गौर करने की आवश्यकता है। आंदोलन
कई बड़े बड़े आंदोलन जो मैंने आपको पिछले बयान में गिनवाए हुए, लेकिन सरकारें नहीं बदली। सरकार इसलिए नहीं बदली कि वोट इनके खिलाफ डालने के बावजूद भी जो है परिणाम दूसरा आ रहा है। तो अब जो कांग्रेस को भी करना चाहिए, देखिए कांग्रेस ही इस सारी चीज से जो है निजात देश को दिला सकती है। पहले तो हमारे देश के नागरिकों को इस बारे में बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस के विरोध में नहीं या कांग्रेस के साइड में एक नया थिएटर खड़ा करके आप सरकार को या अपनी बातों को नहीं मनवा सकते, ना इनको झुका पाएंगे। तो राहुल गांधी ने जो राह पकड़ी थी, जैसे उन्होंने संविधान की रक्षा की राह पकड़ी या जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की राह पकड़ी, इसी तरीके से स्टूडेंट्स के विषय में कोटा में देहरादून में उन्होंने किया। तो राहुल गांधी जी को इसमें पहल भी करनी चाहिए और बाकी लोगों को इनका साथ देना चाहिए और एक बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा होना चाहिए जिसका नेतृत्व जो है राहुल गांधी करें या कांग्रेस पार्टी करे। और उसमें सारे किसान संगठनों को बुलाएं, सारे मजदूर संगठनों को बुलाएं, महिलाओं के विषय में काम करने वाले लोग हैं उनको बुलाएं, या जो मुस्लिम्स हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं उन लोगों को बुलाया जाए और तमाम युवाओं को बुलाया जाए, कॉकरोच वाले भी इसमें शामिल हो और इस सरकार को हटाने का काम करना पड़ेगा। ये चुनाव के माध्यम से जो हटाया जाता है वो नहीं हटने वाला है, क्योंकि चुनाव जो है आपका हाईजैक हो चुका है, वो नहीं हटेगा। तो आपके पास क्या रास्ता है? बैठे हो गए ऐसे ही, आज ये बैठ करके पिट गए, कल दूसरे बैठ करके पिट गए, बढ़ते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे भी बेशर्म सरकार भी है। आदमी को एक होता है ना, यार मेरे वजह से आदमी बैठा हुआ मर गया तो साहब मुझे इसकी वार्ता तो कर ही लूं कम से कम। इनके मन में ये भी नहीं है, इस्तीफा देना तो बहुत दूर की बात है। खैर, तो अब मैंने जो है मेरी पिछले महीने एक मुलाकात भी हुई थी राहुल जी से, तो मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि दिल्ली घेरनी पड़ेगी, जैसे किसानों ने घेरी। दिल्ली घेरें, इसमें जो है कांग्रेस के लोग भी आए, बाकी राजनीतिक दल जो सत्ता के क्लेमेंट है। भाई अब अखिलेश यादव है, यूपी में चुनाव है 6 महीने बाद, तो अखिलेश यादव यहाँ यूपी गेट पर जहां पर हम लोग पहले बैठे हुए थे, 1.5 लाख आदमियों को लेकर के आके बैठे। उधर से सचिन पायलट को कहा जाए, इधर से किसान संगठन भी आए, उधर से पंजाब के लोग भी आए, हरियाणा के लोग, हुड्डा बंधु, सबको ड्यूटी लगाई जाए। तो दिल्ली को घेरे, फिजिकली चौक कर दें, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है इनको हटाने का। और पुष्पेंद्र भाई, मेढकों को क्या एक तरह मेढकों को एक तराजू पे आप ला सकते हैं। ये राजनीतिक दल ऐसे ही हैं, क्योंकि जब दिल्ली की बात होती है तो अब दिल्ली में हारने के रीजन सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस की वजह से ही आम आदमी पार्टी गई। हरियाणा में हारने की वजह सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। तो ये कहते कुछ और, मैं बताता हूँ। बिल्कुल सही बात है, आपने जो बात कही बिल्कुल, इसलिए कि जब तक ये पार्टियां एक साथ नहीं आएंगी तब तक केंद्र सरकार को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और हमारे आपके जनता ठगी जा रही है। इसमें क्षमा चाहता हूँ आपका। एक आध पार्टी अगर कोई ना आए तो वो जनता की नजरों में डिस्क्रेडिट हो जाएगी। दिल्ली घेरने के लिए लगभग 10 लाख आदमी लगते हैं। 10 लाख आदमी जब आ जाएंगे तो आपको जो है सारा और अगर मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं, अगर कांग्रेस ये कहे कि साहब हमारे पास 10 लाख आदमी मोबिलाइज करने की ताकत नहीं है, तो देखो भाई, आप ये सोचें कि कॉकरोच आके सत्ता बदल दें और किसान आके सत्ता बदल दें, सत्ता पलट कर दें, हम सत्ता में आ जाए, ये भी इस बार नहीं चलेगा। इस बार कांग्रेसियों को भी सारा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसमें कांग्रेसी डिवाइडेड वी फॉल, एक अम्ब्रेला के नीचे आने की तो जरूरत है ही सभी को। और पुष्पेंद्र जी और सुमन जी, आज की चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है, आप लोग भी इत्तेफाक रखेंगे कि मुझसे कि ये बहस केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये बहस केवल कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं है, ये बहस केवल सोनम वांगचुक की नहीं है, ये बहस लोकतंत्र, संवाद, विरोध के अधिकार और सरकार की सत्ता की जवाबदेही से जुड़ी हुई है। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।